बैलेट बॉक्स इंडिया, आओ बनाएं मजबूत स्थानीय नेतृत्व। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। बैलेट बॉक्स इंडिया के राजनीतिक नव प्रवर्तक में हमारे साथ हैं वीरेंद्र भास्कर जी। वीरेंद्र जी राजनीति में छात्र जीवन से ही अपनी शुरुआत कर चुके थे और वो वर्ष था 2003 का। इसके बाद उनका लंबा राजनीतिक सफर रहा है और पूर्व में वह 2019 में संपन्न उप विधानसभा चुनाव में डेहरी विधानसभा में अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत कर चुके हैं। फिलहाल राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय हैं और अपनी उम्मीदवारी इस बार भी शायद वह डेहरी विधानसभा से प्रस्तुत करें। तो आइए विशेष बातचीत हम वीरेंद्र भास्कर जी से ही करते हैं। वीरेंद्र जी, बैलेट बॉक्स इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी आप श्रोताओं को। जी मेरा सबसे पहला प्रश्न वीरेंद्र जी आपसे कि आप अपना जीवन परिचय दें और साथ ही आप अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं। मेरा नाम वीरेंद्र भास्कर हुआ। मैं बेसिकली आपके बिहार के रोहतास जिला से हूँ और मेरी संघर्ष की जहाँ तक बात है, आर्थिक रूप से मुझे ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन दैनिक जीवन में बहुत सारे बाधाओं से मुझे पार करना पड़ा। एक बार छात्र राजनीति में मैं जेल भी गया और वो जेल इसलिए गया कि मैं उस सिस्टम के खिलाफ लड़ा जो कमजोर और दलितों को दबाने का काम करता। इसका मैंने पुरजोर विरोध किया था। जहाँ तक मेरी भूमि का सवाल है, मैं छात्र राजनीति 2003 से कर रहा हूँ। 2005-06 में मैं मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट भी रहा और मैं NSUI का भी नेशनल कमेटी में काम किया, जो कांग्रेस का एक छात्र विंग है। मेरे समय में राजीव शाश्वत अध्यक्ष हुआ करते थे। और जहाँ तक प्रश्न है सक्रिय राजनीति की, पब्लिक राजनीति की, तो 2010 में कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहले छात्र राजनीति के रूप में छात्रों को पहली बार टिकट दिया गया था बोधगया सीट से। लेकिन किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ पाया, कुछ बाधाएं आ गई। इसके बाद मैंने और राजनीतिक जीवन में मैंने देखा कि सिद्धांतों के साथ बहुत समझौता करना पड़ रहा है। तब मुझे ये देखते देखते मुझे अपनी कुछ राह पकड़नी पड़ी, क्योंकि सारी बड़ी पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं पूंजीवादी घेरे के दायरे में हैं, इसलिए आम आदमी की आवाज़ दब जाती है। तो जहाँ तक संघर्ष की बात है, मैंने कभी भी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि सिस्टम भारत का ऐसा बने जहाँ लोगों को वाकई संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का सही माने में उपभोग कर सके। और जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है कि संविधान के नियम सिर्फ दिखावा हो गया है और इसका मजा या उपभोग सिर्फ बड़े चुनिंदा लोग ही कर पाते हैं। यही मेरी संघर्ष की और मेरे विजन का एक हिस्सा है। मैं चाहता हूं कि अंग्रेज जब देश छोड़कर गए थे तो उन्होंने ये देश जनता के लिए छोड़ के गया था, लेकिन आज भी यह देश कुछ पूंजीपतियों के और कुछ नेताओं के कठपुतली बन गया है। जी जहाँ तक आपके छात्र राजनीति का सवाल रहा या जहाँ से आपके संघर्ष की कहानी शुरू हुई, तो वो सब तो हमने जाना भी, लेकिन इसमें विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि सक्रिय राजनीति, छात्र जीवन के बाद सक्रिय राजनीति में आपका आगमन क्यों हुआ, कब हुआ
और साथ ही आप अपने विजन के बारे में हमें बताएं और आगे के मुद्दे क्या हैं उसके बारे में जरा विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए स्वर्ण साहब जी, मेरे जीवन में काफी उठापटक हुआ है और काफी बदलाव भी रहे हैं। मैंने विभिन्न विचारधाराओं के साथ काम किया है और फिलहाल मैं अभी आर्थिक आज़ादी आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, जो ये बात कहती है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसके साथ साथ हमारे देश के संपत्ति में भी हमारा एक हिस्सा है। अगर ये देश हमारा है तो यहाँ की संपत्ति भी हमारी है। अब जहाँ तक इस विजन, इस सिद्धांत तक पहुँचने की बात है, एक लंबा सफर रहा है 2010 के बाद, जब मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बना था बोधगया में। इस चुनाव के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि कांग्रेस पार्टी हमेशा यहाँ के आरजेडी के साथ गठबंधन करके बिहार के विकास के लिए या जनता के विकास के लिए कुछ नहीं सोचा। तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे ये जगह छोड़नी चाहिए, अन्यथा मैं अपनी जमीन कभी भी नहीं पा पाऊंगा, मैं जनता की सेवा नहीं कर पाऊंगा और ना ही अपने विचारों को फैला पाऊंगा। तत्पश्चात मैं पार्टी मैंने छोड़ा। जीतन राम मांझी से मैं प्रभावित हुआ। उन्होंने मुझे अपने पार्टी में, हम पार्टी में प्रदेश सचिव बनाया। मैं वहाँ भी काम किया, लेकिन जल्द ही उनका भी विचार परिवर्तन हुआ और वो फिर सांप्रदायिक शक्तियों के साथ अर्थात बीजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया। तत्पश्चात मुझे उनका भी साथ छोड़ना पड़ा। चूंकि जीतन राम मांझी गरीबों को और समानता की बात करते थे, इसलिए मैंने उनका साथ दिया था, लेकिन उनके बदलते विचारधारा के साथ मुझे भी रास्ता परिवर्तन करना पड़ा। तत्पश्चात मैं पुनः सक्रिय राजनीति से दौड़ते हुए मैं आर्थिक आज़ादी आंदोलन में जुड़ा, जो वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल एक पार्टी है जो ये बात करती है कि इस देश की संपत्ति में हर एक जनता का हिस्सा है और इसके कुल आमदनी में, जिसको जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बाद जो ग्रॉस नेट इनकम होता है, सकल राष्ट्रीय आय अर्थात सारे खर्चों के काट के बाद जो पैसा बचता है उसमें पूरी जनता का हिस्सा है और इस हिस्से में चंद लोग ही उपभोग कर पाते हैं और गरीब को वो हिस्सा नहीं मिल पाता। और हम जब देखते हैं कि अगर जीडीपी 2019-20 की बात की जाए तो एक व्यक्ति पे प्रति व्यक्ति आय जो है 10,534 रुपया होता है और 10,534 रुपया महीना होता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि 1,20,000 रुपये एक व्यक्ति की आमदनी है। लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या देखा जाता है? व्यवहारिक रूप में देखा जाता है कि आज लोग 400 रुपया के वृद्धा पेंशन के लिए भी लोग दौड़ लगाते हैं, उनकी जिंदगी पार हो जाती है। अब जहाँ तक सवाल है इसे फैलाने की, इसको मैंने ये सोचा कि कोई भी सशक्त विचारधारा बिना राजनीतिक सहारे के वो धरातल पर नहीं आ पाती है। इसलिए मैंने वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के टिकट पर 2019 के टेहरी विधानसभा के उपचुनाव, उसके साथ साथ लोकसभा का भी चुनाव चल रहा था, उसमें मैंने भागीदारी की, मिशन के बातों को फैलाया। ये उस मोदी के लहर में शायद लोग उस बात को नहीं सुन पाए और मुझे बहुत कम वोटों का ही प्राप्ति हुई लोगों ने, लेकिन जितना भी प्यार दिया वो काफ़ी था मेरे लिए। और आज मैं ये देखता हूँ कि मेरा ये मिशन फैलाने के लिए कोई सशक्त पार्टी की और सशक्त व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं उसी के तहत जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने हमारे इस आर्थिक आज़ादी आंदोलन को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि आप हमारे इस पार्टी के द्वारा इस मुद्दे को उठा सकते हैं। तत्पश्चात मैं उनके पार्टी को ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे सम्मान देते हुए अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी कमेटी में जो 40 सदस्यों की है उसमें मुझे सदस्य बनाया और ये अलाउ किया कि आप अपने मुद्दे तय करके, स्थानीय मुद्दे तय करके हमारे पार्टी के साथ इसे जन अधिकारों को और सशक्त किया जाए। अब जहाँ तक बात है कि इन मुद्दों को लाने की बात है, तो मुझे लगता है कि इसके लिए मुझे चुनाव में उतरना चाहिए ताकि चुनाव के माहौल में
इस आर्थिक आज़ादी की भी बात अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसलिए ये संभव हुआ, अगर पार्टी ने चाहा तो मैं इन सब मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी के बैनर तले मैं चुनाव भी लड़ सकता हूँ, मेरी उम्मीदवारी यहाँ पेश होगी। लेकिन चूंकि अभी फाइनल कुछ नहीं हो पाया है, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ और बाज़िंदगी मैं ये कहता हूँ कि मैं इस आर्थिक आज़ादी के आंदोलन को बरकरार रखूँगा, जारी रखूँगा और यही मेरा मिशन है और मैं इसके लिए अपने आप को समर्पित करूँगा। जहाँ तक आपके विजन, आपके विचार, आपके मुद्दे हमने जाने, अब अगर बातचीत की जाए आपके क्षेत्र से जुड़े हुए समस्याओं की या विशेषताओं की, तो मेरा अगला प्रश्न इसी से केंद्रित था कि आप अपने क्षेत्र के बारे में हमें बताएं कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और यहाँ की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, अभी जो मैंने टेहरी विधानसभा को चुना है, या ये जो है काराकाट लोकसभा में, और मैं आपको बता दूं कि टेहरी ऑन एक ऐसा प्रखंड है, एक ऐसा विधानसभा है जो पूरे बिहार का सबसे डेवलप विधानसभा में से है। सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल टेहरी विधानसभा में, सबसे ज़्यादा अगर नहरों का अगर जाल बिछा हुआ है तो टेहरी विधानसभा में, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा अर्थात बालू और गिट्टी ये सब का भी यहाँ भरपूर संपदाएं मौजूद है। यहाँ किसी आर्थिक समस्या का कोई समस्या नहीं है। समस्या है सिर्फ लूट की। अगर आप देखेंगे बालू घाट को, अगर देखेंगे, यहाँ सबसे मुख्य समस्या मुख्य आय का स्रोत। लेकिन सरकार ने क्या किया है कि पूरे इस बालू घाट को एक निजी कंपनी के हवाले कर दिया, जिसके कारण से स्थानीय लोग सिर्फ मजदूर बन के रह गए, जो उचित नहीं है। भारत के सम्मानित नागरिकों को भी उसमें एक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी और रोजगार के लिए उनकी समान भागीदारी होनी चाहिए, और उनसे जो प्राप्त राजस्व है और फायदा है उसमें भी स्थानीय जनता का भागीदारी होनी चाहिए। जहाँ तक विकास की बात है, लोग विकास को सिर्फ भवन निर्माण, सड़क निर्माण इससे जोड़ देते हैं। ये सब चीजें तो ऑटोमेटिकली होना है, ये सिस्टम का काम है, और इस सिस्टम के लिए हमने ऑलरेडी डीएम, बीडीओ, सीओ सब बैठा रखे। ये काम नेताओं का नहीं है। नेताओं का काम है कि समाज को एक नई दिशा दी जाए, कि हम इस प्रखंड को जो विकसित है इसे और विकसित करने के लिए सोन नदी के किनारे हम एक रिवर व्यू के साथ सड़क निकाली जाए, ताकि ट्रैफिक की समस्या भी खत्म हो जाए और साथ ही साथ एक नया रास्ता मिल सके जो कभी ट्रैफिक जाम से परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ बालू घाट के जहाँ तक समस्या है, मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरीके से व्यवस्थित की जाए कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। चलते चलते मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, ये प्रश्न ही, जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ अमिताभ जी, मैंने चूंकि विकास का आपने एक मॉडल हमसे पूछा, लेकिन और भी दैनिक समस्याएं हैं, और भी हमारे साथ एक आम जनता के साथ संविधान के साथ खिलवाड़ करके, मजाक करके हमारे साथ बेईमानी लगातार जारी है, लूट खसोट जारी है। उसका एक मैं सीधा उदाहरण देना चाहता हूँ। लॉकडाउन में, कोरोना काल में आपने सभी को काम करने से रोका। किसने रोका? सरकार की नीतियों ने, सरकार की घोषणाओं ने। आज उनके पास स्थिति ये है कि उन्होंने अपना गहना और सारी चीजें, संपत्ति खर्च कर दी। आज उनके पास कुछ नहीं बचा है, कुछ लोगों को छोड़कर। आम जनता के पास आज पैसा नहीं बचा हुआ, और उन्होंने विभिन्न तरह के समूह से, अब आप जानते होंगे माइक्रो फाइनेंस आज पूरे देश में और बिहार में तो खास करके हर एक गांव में 2, 4, 5 हैं, और उसमें ज्यादातर छोटे किसान, मजदूर और रेडी वाले और आप छोटे दुकानदार ही उसमें शामिल हैं। और इस कोरोना काल के बाद सरकार ने खुली छूट दे रखी है कि आप जाइए, उनके साथ बदतमीजी कीजिए और उनसे उनका लोटा थारी भी बिछवा के उनसे पैसे वसूल करने का काम किया जाए। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये आरबीआई मूक दर्शक बन के बैठी हुई है कि ये लोग 2 से 3% तो
महीना का चार्ज करते ही हैं और सूद पर सूद भी लेकर पूरे सिस्टम को इन्होंने लूट का धंधा बना के रखा है। जन अधिकार पार्टी के द्वारा मेरे द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि जब किसानों का लोन माफ हो सकता है, प्रॉपर्टी डीलर्स का लोन माफ हो सकता है, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लोन माफ हो सकता है, उन्हें नया लोन मिल सकता है, तो फिर ये गरीब दबे कुचले लोगों का ये 20,000 30,000 का लोन क्यों नहीं आरबीआई अपनी तरफ से माफ करती है और उनको नया लोन देती है? क्या मेरा सवाल है आपके इस चैनल के माध्यम से, क्या ये भारत की जनता नहीं है? क्या इनको सहूलियतें नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये टैक्स पेयर नहीं है? ये टैक्स नहीं देते हैं? ये आपके इनके पैसे से आप उद्योगपतियों को लोन नहीं देते हैं? तो इन्हीं के पैसे इन्हीं को दोबारा लोन क्यों नहीं दिया जा सकता है? और जब बड़े लोगों को लोन माफ हो सकता है तो इन छोटे आय वाले लोगों के साथ ऐसी नाइंसाफी ज्यादती क्यों? क्या अंग्रेज भी इतना क्रूर हुआ करते थे जो आज आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस को आगे करके क्रूरता के साथ जनता के साथ व्यवहार कर रही है? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आपने किया, 20 लाख करोड़, ये गिनने में भी बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। क्या ये मजदूर तबकों को उनको क्या मिला? 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, ये है 20 लाख करोड़ का पैकेज का उपहार। उपहार नहीं है, उपहास है, मजाक है भारत की जनता के साथ। और इस पूंजीपति सोच वाली पार्टी कभी भी गरीबों के बारे में नहीं, और तमाम इस तरह की धाराओं की पार्टियां ये मानती है कि ये सरकार शोषणकारी है और ये अपनी जनता को, खास करके गरीब जनता के साथ इंसाफ कदापि नहीं कर सकती है। इसलिए इनके खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा, यही हमारा प्रण है। और इसे सिर्फ पार्टी परिवर्तन की बात हम नहीं करते। आज एक पार्टी आएगी, दूसरी आ जाएगी, नीति वही चलते रहेगी। हम नीति परिवर्तन की बात करते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, जो कि राजनीतिक माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए उचित और सही नुमाइंदा कौन हो सकता है। जी, आपसे बातचीत कर हमें काफी अच्छा लगा, और जिस तरह से आपने बताया कि क्या चीजें होनी चाहिए या क्या मकसद को लेकर के आप चल रहे हैं, वो सभी जनता के सामने है। जनता इस चीज को सोचेगी, समझेगी, और आप जिस तरह से राजनीति में और सामाजिक क्षेत्रों के लिए प्रयासरत हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बैलेट बॉक्स इंडिया से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।